गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि इस चैनल पे हम होम साइंस पढ़ाते हैं। होम साइंस जो भी जहाँ भी सारे एग्ज़ाम में होम साइंस जहाँ भी आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन और थियरी दोनों कराए जाते हैं। आपको पता है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में हमने आपसे चर्चा की थी। हमने टेक्सटाइल के परिभाषा, टेक्सटाइल के प्रकार, टेक्सटाइल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, टेक्सटाइल किसे कहते हैं, टेक्सटाइल की उत्पत्ति, सभी के बारे में जान लिया था। हमने टेक्सटाइल के लोचमयता, डेंसिटी और उसके इलास्टिसिटी के बारे में भी जाना था। जो आज का चैप्टर है, जो आज का टॉपिक है, यह है तंतुओं का परीक्षण। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये आज हमारी चौथी क्लास है टेक्सटाइल से। हम आपको टॉपिक वाइज टेक्सटाइल पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवाएंगे टेक्सटाइल की। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं तंतुओं का परीक्षण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। 20वीं शताब्दी, देखिए 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक 20वीं शताब्दी थी, उसके बाद से जो वस्त्र निर्माण प्रयोग में लाए जाने वाले सभी तंतुओं का उद्गम प्राकृतिक था। जो 20वीं शताब्दी के पहले जो तंतु बनाए जाते थे, जो वस्त्र बनाए जाते थे, उनके उद्गम का मतलब सभी जो स्रोत थे वो प्राकृतिक ही थे। सूत, लीलन, रेशम, ऊन, ये सब प्रायः प्राकृतिक यही प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, परंतु दिन प्रतिदिन बढ़ती रुचियों के आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों के आधार पर मानव निर्मित तंतुओं की खोज कर ली। ठीक है, उसे कहा जाता है मैन मेड फाइबर्स के नाम से जाना जाने लगा। ओके, जो अतकनीकी परीक्षण था, नॉन टेक्निकल टेस्टेड जो थे, ऐसी कई परीक्षण विधियां हैं जिनमें वस्त्र तंतु को पहचानने हेतु कोई विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि कुछ सीमित, ये कुछ है, ठीक है, कुछ सीमितताएं हैं, किंतु इसीलिए उपयोगी मानी जाती हैं कि इन्हें संपन्न करना सरल है और कुछ स्थितियों में शीघ्र परीक्षण उपलब्ध करवा देती हैं। जैसे हमने कुछ तंतु ऐसे हैं हमारे पास जिनका अगर हम परीक्षण करें, कुछ तकनीकी ऐसे हैं हमारे पास सूत परीक्षण, जैसे हम परीक्षण करें तो तुरंत ही उसका रिजल्ट भी हमें मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें अच्छा माना जाता है, इन तकनीकों को। देखिए, जो पहला था छूकर अनुभव परीक्षण यानी फीलिंग टेस्ट। छूकर जो हम अनुभव परीक्षण करते हैं उसकी बात कर रहा है, यानी फीलिंग टेस्ट की बात कर रहा है। कपास जब हम छूते हैं, छूने में हमें भद्दा और ठंडा, सख्त व कठोर, खुरदुरा व फुज्जीदार, प्रत्यस्थता व प्रस्कंदता का अभाव लगता है। जब हम कॉटन को टच करते हैं ना, फीलिंग करके जब उसका परीक्षण करते हैं, तो वो हमें ठंडा थोड़ा सा और सख्त लगता है, भद्दा सा, खुरदुरा सा, फुज्जीदार लगता है। ठीक है, और उसकी जो प्रत्यास्थता और प्रत्यस्कंदता है, खिंचाव और डेंसिटी और इलास्टिसिटी का जो है उसका अभाव दिखाई देता है। ठीक है, कॉटन में जो लीलन है यानी कि फ्लैक्स, जो लीलन है इसमें क्या है, चमकदार, अस्पष्ट, सुखद, कड़कीला, रेसे लंबे, तहत चिकनी और जो उसकी सतह होती है वो चिकनी होती है और चमकीली। ठीक है, अगर हम छूकर इसे अनुभव करना चाहें तो इसका जो है इस तरह का दिखाई देता है हमें। जो ऊन है हमारा वो क्या है, छोटे रोएदार स्पर्श, मुलायम और गर्माहट देते महसूस होंगे। ऊन में उच्च प्रत्यास्थता और प्रत्यस्कंदता पाई जाती है। जो ऊन फाइबर है इसमें उच्च प्रत्यास्थता और प्रस्कंदता पाई जाती है। ठीक है, रेशम, ये सभी रेशों का में सबसे हल्का रेशा, लंबा, चमकदार व आकर्षक, सुंदर, स्पर्श, मुलायम और हल्का महसूस होता है। जब रेशम को हम टच करते हैं तो ये मुलायम और हल्का महसूस होता है और ये सबसे सुंदर और आकर्षक भी दिखाई देता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन क्या है, यह कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किया जाता है। लंबाई, चमक व आकार अधिक छूने में ठंडे महसूस होते हैं। जो इसकी लंबाई है, चमक है और आकार, इसको छूने में ये अधिक ठंडे फीलिंग, मतलब ठंडा फील दिलाता है हमें, जो रेयॉन होता है। ठीक है, एसीटेट क्या, रेयॉन की अपेक्षा अधिक चिकने, प्रत्यस्कंदित व उष्ण होते हैं। जो हम रेयॉन है, रेयॉन ठंडा महसूस, ये उसकी अपेक्षा अधिक चिकने, प्रत्यस्कंदी और उष्ण मतलब गर्म महसूस होते हैं। ठीक है, जो ट्राई एसीटेट है, एसीटेट की अपेक्षा अधिक प्रत्यस्कंदी होता है। पॉलिस्टर जो है नायलॉन की अपेक्षा थोड़े कड़े होते हैं। इसके जो स्टेपल वस्त्र ऊन के समान होते हैं। जो ट्राई एसीटेट, जो पॉलिस्टर है, इसका जो स्टेपल है वस्त्र जो है इसका, वो ऊन के समान होता है। ठीक है, नायलॉन बहुत चिकने, जो नायलॉन होता है वो बहुत चिकना होता है, भार में हल्के,
प्रत्यस्थता वाले और पर्याप्त प्रत्यस्कंदित होते हैं। ठीक है। जो एक्रिलिक है ऊन की अपेक्षा भार में हल्के होते हैं। इनका स्पर्श फिसलन वाला व चिकना होता है। ठीक है। जो नेक्स्ट है ओलिफिन। ओलिफिन स्पर्श में अत्यधिक प्रतिस्कंदित व हल्के होते हैं। ये जो है हल्के होते हैं। ठीक है। सरन, सरन क्या है? ये भारी चिकने प्रत्यस्थता वाले व स्पर्श में प्लास्टिक के सामान होते हैं। ये प्लास्टिक के सामान में होता है। ठीक है। जो कांच है, कांच में के वस्त्र जो है भारी और चिकने होते हैं। ये वजन ज़्यादा होता है और ये चिकने होते हैं। धात्विक, चिकने, समतल व लचीले होते हैं। जो धात्विक वस्त्र होते हैं वो चिकने होते हैं, समतल होते हैं और लचीले होते हैं, उसमें लचक होती है। ठीक है। जो रबर होते हैं ये भारी होते हैं और प्रत्यस्कंदित। जो रबर से वस्त्र बनाए जाते हैं, सूत बनाए जाते हैं, ये भारी और प्रत्यस्कंदित दिखाई देते हैं हमें। ठीक है। जो नेक्स्ट परीक्षण हम करते हैं वो देख के परीक्षण करते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं विजुअल इंस्पिरेशन। ठीक है। देखने के द्वारा वस्त्रों के रूप का सही परीक्षण किया जा सकता है। देख के भी वस्त्रों का हम सही परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मानव निर्मित तंतु प्राकृतिक तंतुओं से मिलते जुलते बनाए जाते हैं। फिर भी निम्न विशेषताओं का अवलोकन के द्वारा देखकर परीक्षण किया जा सकता है। ये मिलते जुलते तो बनाए जा सकते हैं पर सेम तो नहीं बन सकते, इसलिए देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये इसमें क्या अंतर है दोनों में। ठीक है। तंतु की लंबाई, जो इसमें तंतु की लंबाई होती है उसे पहले देखते हैं हम। सूत को खोलकर उसकी लंबाई का निर्धारण करना। सूत को खोल लेते हैं हम, फिर उसकी लंबाई का निर्धारण करते हैं। कुछ तंतु ऐसे स्टेपल लंबाई में बनाए जाते हैं और कुछ तंतु फिलामेंट होते हैं। जैसे ऊनी और सूती, हमेशा सूती जो है और ऊनी ये हमेशा स्टेपल फाइबर होते हैं। रेशम जो है हमेशा ही फिलामेंट होता है। ठीक है। चमक और चमक का अभाव के आधार पर देखते हैं हम। और मुख भाग जो होता है उसका पोत स्पर्श करके देखते हैं। बॉडी टेक्सचर हैंड से स्पर्श करके देखते हैं। तंतु कड़ा या नरम है, खुरदरा है या चिकना है, गर्म है या ठंडा है और कड़क है या लोच में है। यह विशेषता अवलोकन द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। इन विशेषताओं के आधार पर हम पता लगाते हैं कि वस्त्र कैसा है देखकर। ठीक है। कि इनकी क्या विशेषता, इनकी विशेषता का पता लगाते हैं। जो नेक्स्ट परीक्षण है वो है दहन परीक्षण, यानी कि बर्निंग टेस्ट। आग द्वारा जो टेस्ट किया जाता है, यह परीक्षण वस्त्रों के विभिन्न प्रकार के तंतुओं को जलाकर किया जाता है। तंतु के जलने की प्रक्रिया से यह ज्ञात होता है कि यह वनस्पति मानवकृत तंतु है। ठीक है। ये पता चल जाता है कि मानवकृत है या वनस्पति तंतु है। इसे उसको हाथों में लेकर जलाना सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि तंतु जल रहा है अथवा नहीं। यदि जल रहा है तो अगर वो जल रहा है तो उसकी सारी चीज़ों को नोट करना चाहिए कि किस तंतु का रूप क्या है और तंतु की राख कैसी है, उसका कड़ापन कैसा है, सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसमें देखे जाते हैं। ठीक, उसके ताने बाने स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। उन्हें अलग कर जलाकर परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है। इसके परीक्षण के लिए सावधानीपूर्वक करना चाहिए, लेकिन इससे क्लियर हो जाता है कि कैसे कौन सा तंतु है, मानव निर्मित है या वनस्पति है, किस प्रकार का तंतु है। ठीक है। इसमें जो पहला है कपास को अगर हम जलाएंगे तो क्या होता है, जल्दी आग पकड़ता है। जो कपास है क्या करता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। कपास में जल्दी से आग पकड़ता है। जलते समय कागज जलने जैसी गंध आती है। राख हल्की भुरभुरी रंग की धूसर लौ, इसकी जो लौ निकलती है वो धूसर पीले रंग की होती है और नीचे लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है। कपास की जो नेक्स्ट है लीलन। कपास की अपेक्षा लीलन थोड़ी देर से जलेगा। राख भूरा और गंध जो है कागज जैसी जलने की होती है। ठीक। उसके बाद ऊन है। ऊन क्या है, यह लौ के पास जाने पर पहले मुड़ जाता है। जब ऊन को अगर आप लौ के पास ले जाएंगे ना, आप कभी देखिएगा वो तुरंत मुड़ जाता है, फिर मुड़कर घूम जाते हैं, फिर जलते हैं और जलने पर बाल के पंख जैसी तीव्र सल्फर के कारण गंध होती है। जलने पर रंग हल्का पीलापन लिए नारंगी रंग की और राख इसकी फुरफुरी और कुरकुरी होती है। ठीक है। इसकी राख बहुत फुरफुरी होती है, ऐसे करेंगे ऐसे उड़ने के जैसी हो जाती है और इसकी तीव्र गंध आती है ऊन जलाने पे। ठीक है। नेक्स्ट जो है रेशम है। रेशम जलने से धीरे धीरे जलता है। रेशम धीरे धीरे जलता है जब इसे जलाया जाता है तो। लौ पीले रंग की होती है। राख इसकी जो गोलाकार होती है मोती के दाने के समान। इसकी राख जो है गोल हो जाती है, बिल्कुल मोती के दाने के समान दिखती है। ठीक है। रेयॉन क्या होता है, ये जल्दी आग पकड़ लेता है कॉटन की तरह। जो गंध कागज के जलने के समान आती है और राख हल्की काली और भूरापन लिए होती है। पॉलिस्टर आग की उपस्थिति में जलते रहते हैं। जैसे ही आग हटाई जाए तुरंत बुझ जाते हैं। जैसे पॉलिस्टर क्या होता है, आग में डाल दिया आपने, आग अगर जल रही है तो ये भी जलते रहेंगे। आग अगर आपने हटा ली तो तुरंत बुझ जाएंगे। उनकी राख कठोर व दानेदार होती है। इनकी जो राख होती है
वो कठोर व दानेदार होती है। धातु के तंतु यानी कि मेटल फाइबर, ये क्या होते हैं तंतु, ये अज्वलनशील होते हैं, लेकिन 1500 फ़ारेनहाइट पर, अगर 1500 से ज़्यादा फ़ारेनहाइट पर इसे जलाने के लिए कोशिश करेंगे तो ये पिघल जाते हैं, जलते नहीं। ठीक है, ये पिघलते हैं, जलते नहीं, जो धातु वाले होते हैं। अब रबड़ की बात कर लेते हैं। रबड़ तंतु जो होता है, ये तंतु जलने पर पिघल जाते हैं, ये भी पिघल जाते हैं और इनमें तीव्र गंध निकलती है। लौ हटाने पर यह नहीं जलते। लौ को अगर आप आग को हटा लेंगे तो ये जलते नहीं है, ये पिघल के रह जाते हैं और इसकी राख कठोर, भद्दी तथा अनियमित सी लगती है। इसकी जो राख होती है वो कठोर होती है, बहुत भद्दी सी। अब जो एसीटेट है, एसीटेट के तंतु जलते ही एक कठोर पिंड के रूप में बन जाते हैं। एसीटेट को जलाएंगे आप, एक कठोर पिंड सा बन जाता है और उसके सिरे पर छोटे छोटे बाल के समान इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे बाल इकट्ठा हो जाता है वैसे ही इकट्ठे होने लगते हैं। एसीटेट चमकता है। जब एसीटेट को आप जलाएंगे ना, ये चटकने लगता है, मतलब ऐसे उड़ने लगता है और टपकने भी लगता है। ऐसी राख कठोर, इसकी जो राख होती है वो कठोर होती है, उंगलियों में रखकर मसला नहीं जा सकता। इसकी राख में सिरके के समान अम्लीय गंध आती है। इसकी राख होती है, इसमें सिरके के समान अम्लीय गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई एसीटेट। यह रासायनिक दृष्टि से एसीटेट के समान होने के कारण वैसा ही जलता है। यह अपेक्षाकृत जल्दी जलता है और पिघलकर पिंड के रूप में कठोर हो जाता है। यह भी टपकता है। इसकी राख कठोर व मसली नहीं जा सकने वाली होती है और गंध अम्लीय होती है। अब एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक, यह तंतु ज्वाला में पिघल जाते हैं व सिकुड़ जाते हैं व गल जाते हैं। जल के बाद काला अनियमित आकार का व भंगुर मनके जैसा हो जाता है। भंगुर मनके की तरह लगने लगता है ये, ठीक है, और पिंड शेष रह जाता है इसका। जो एक्रिलिक जब जलाया जाता है तो बहुत तेज तीव्र गंध आता है। जो कि स्पेंडेक्स है, स्पेंडेक्स जो है ये क्या आता है, तंतु की ज्वाला बिना सिकुड़े हुए पिघल जाते हैं, ये भी पिघल जाते हैं, ठीक है, ये जलते नहीं, पिघलने लगते हैं। ओलिपिन क्या है? यह ज्वाला से सिकुड़ते हैं और गलते हैं और सिमट भी जाते हैं, धीरे धीरे पिघल जाते हैं और अंत में गोल व कठोर मनके जैसा पिंड बन जाता है। इसका भी पिंड बनता है गोल कठोर मनके जैसा। जो सरन तंतु, इसका क्या होता है, ये बहुत धीरे चलता है और ज्वाला में पहले ही पिघलता है, फिर सिकुड़ता है, अंत में कठोर अनियमित आकार लेकर काला पिंड रह जाता है। ज्वाला आग के हटाते ही क्या होता है, जल जाता है। इसकी जो गंध आती है ना, पैराफिन के समान होती है। पैराफिन याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांच। जो कांच है इसका तंतु जलता नहीं है, लेकिन 1500 फ़ारेनहाइट से अधिक तापक्रम पे ले जाएंगे तो ये पिघल जाएगा, ठीक है, पिघल जाता है परंतु जलता नहीं है। देखिए, हम आपको सब बता रहे हैं सारे तंतु के बारे में, लेकिन याद रखना है कपास, लीलन, ऊन, रेशम और रेयॉन, ये कंपलसरी है याद रखना सभी में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको जानकारी सभी की होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप सभी पढ़ लीजिए, नहीं तो कपास, लीलन, ऊन और रेशम की विशेषताएं ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम इसको जितना शॉर्ट हो सकता था उतने शॉर्ट में लाने की कोशिश की है, आपको ईजिली समझ है और आप पढ़ सकें, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेशा तोड़ परीक्षा। रेशे को तोड़कर ब्रेकिंग करके, ब्रेकिंग टेस्ट होता है, कैसे उसको करते हैं। देखिए, कपास को जब एक ही बार में सरलता से टूट जाता है, कपास एक बार में खींचेंगे सरलता से टूटता है, ठीक है। दोनों सिरे छोटे छोटे ब्रश के दांत के समान दिखाई देते हैं। तोड़ के अगर आप दोनों सिरों को देखेंगे तो वो छोटे छोटे ब्रश के दांत के समान दिखाई देते हैं। जो हमारा लीलन होता है, लीलन थोड़ा जोर लगाने पर टूटता है। टूटे हुए कठोर, सीधे और चमकदार। जब टूटे हुए हिस्सों को आप देखेंगे दोनों हिस्सों को, तो वो चमकदार और सीधे दिखाई देते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है ऊन है, ये क्या होता है, ये रेशे पतले स्प्रिंग की तरह खिंचते हुए फिर टूटते हैं। इनको आप जब तोड़ेंगे ऊन को तो ये स्प्रिंग की तरह से खिंचते जाते हैं फिर टूटते हैं, ठीक है। जो रेशम है यह भी ऊन की तरह अपेक्षाकृत थोड़ा कम खिंचता है और फिर टूटता है। टूटे हुए सिरे को जब आप देखेंगे ना तो ये सीधे और चमकदार दिखाई देते हैं। दोनों सिरों को देखेंगे एक साथ। तो रेयॉन अपेक्षाकृत मजबूत होता है, सूखी अवस्था में आसानी से नहीं टूटता। रेयॉन के टूटे हुए सिरे जो पेड़ की डालियों की नुकीली शाखाएं होती है ना, उनके समान दिखाई देती है। जब रेयॉन टूट जाता है ना, दोनों तरफ उसका उठा के देखेंगे तो उसकी जो पेड़ की डालियों से निकली शाखाएं होती है ना, उनके समान ये दिखाई देते हैं। नायलॉन, नायलॉन का धागा अन्य सभी तंतुओं से अधिक मजबूत होता है और खींचने पर यह टूटता नहीं बल्कि खिंच जाता है। ये खींच जाता है, टूटता नहीं है नायलॉन, ठीक है। स्पेंडेक्स, स्पेंडेक्स का सूत्र खींचने पर 700% से ज़्यादा खिंच जाता है।
इसीलिए इसमें और रबड़ के तंतु में अंतर करने में कठिनाई होती है। टूटने पर इसके सिरे कड़े और समान दिखाई देते हैं, एक समान दिखाई देते हैं और बहुत कड़े दिखाई देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो नमी परीक्षण। जो मॉइस्चर है उसका परीक्षण करना है कि किस तंतु में किस हिसाब से नमी आती है। ठीक है, विभिन्न तंतुओं के नमी को शोषित करने की शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जो अलग अलग तंतु होते हैं, अलग अलग नमी को अलग अलग शोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है सभी में। इसी के आधार पर तंतुओं को पहचाना जा सकता है। अब देखिए, हम देखते हैं कौन से पे क्या नमी का क्या प्रभाव पड़ता है किस तंतु पे। ठीक है, जो कपास है हमारा कॉटन पे कपास से बने सूती वस्त्रों पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो कपास से हम कॉटन के वस्त्र बनाते हैं, इस पर नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए धोते समय इन्हें रगड़ रगड़ कर कूट कर धोया जा सकता है। नरम अवस्था में इसके तंतु बहुत मजबूत होते हैं। जब ये नरम हो जाती है, मतलब गीली अवस्था में, ये और मजबूत हो जाता है। ठीक है, जो रेशम है यानी कि सिल्क, गीली अवस्था में रेशम का तंतु कमज़ोर हो जाता है तथा यदि इसको अधिक देर तक पानी में रखा जाए तो रेशम का सफ़ेद जो रेशम है वो उसका तंतु जो है पीला पड़ जाता है। इसीलिए बिना रगड़े धोकर तुरंत सुखाया जाता है। रेशम का तंतु शुष्क अवस्था में वातावरण की 10 से 30% नमी अपने अंदर सोख लेता है। जब ये शुष्क अवस्था में होता है तो ये वातावरण से 10 से 30% तक नमी अपने अंदर सोख सकता है सिल्क में। ठीक है, जो नेक्स्ट है ऊन है। ऊन को अधिक समय तक पानी में रखने पर तंतु कठोर तथा खुरदुरे हो जाते हैं। अगर इसके ऊन को ज़्यादा समय तक पानी में रख देंगे तो इसके जो रेशे हैं ना वो कठोर हो जाते हैं और खुरदुरे से लगते हैं तथा गीली अवस्था में यह कमज़ोर हो जाता है। ऊन जो होता है ये गीली अवस्था में कमज़ोर होता है। ठीक है, और अधिक समय तक नमी में रखा जाए तो यह सिकुड़ भी जाता है तथा तंतुओं की इस उपस्थिति लहरियापन पाए हुए होता है इसका जो, तथा ऊन अधिक नमी का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊन पे ना जो नमी का है वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए धोने की प्रक्रिया शीघ्रता से अपेक्षित तुरंत धुलकर तुरंत सुखाया जाता है। अगर ऊन को आप धुलकर डाल दिए तो इसके जो कलर हैं, जो इसके कपड़े का जो टेक्सचर है ना वो ख़राब होने लगता है धीरे धीरे। नेक्स्ट जो है लीलन है। लीलन में क्या है, लीलन का तंतु सूती वस्त्रों की अपेक्षा नमी को शीघ्रता से सोख लेती है, लेकिन यह जितनी शीघ्रता से नमी को सोखती है उतनी ही शीघ्रता से त्याग भी कर देती है। लीलन क्या करता है, जल्दी से नमी को सोख लेता है, लेकिन जब आप इसे सुखाएंगे ना उतनी ही शीघ्रता से ये सूख भी जाता है। रेयॉन के तंतु पानी में कमज़ोर पड़ जाते हैं तथा इसके जो तंतु हैं वो रेशम के समान शुष्क अवस्था में वातावरण से 10 से 30% तक अगर ये सूखे हैं, बिल्कुल रेशम की तरह होते हैं। पहले रेयॉन को ही रेशम कहा जाता था। तो ये क्या होता है, ये तुरंत 10 से 30% नमी अपने अंदर सोख लेता है। टेरिलिन, इन तंतुओं पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो टेरिलिन होता है इन पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कॉटन पे नहीं पड़ता। इसमें नमी ग्रहण करने की जो शक्ति है उसका अभाव होता है। पानी में डालने पर इसके तंतु की शक्ति पूर्ववत बनी रहती है। ये पानी में जाने के बाद भी नमी नहीं सोखता। जो नेक्स्ट है वो है नायलॉन। टेरिलिन के समान नायलॉन भी नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पानी में जाने पर ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर इसे पानी में आप डालेंगे तो ये कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, अब रेशा को फाड़ कर देखते हैं। ट्रैकिंग टेस्ट, रेशा को फाड़ कर देखा जाता है कि ये भी एक टेस्ट होता है एक प्रकार का। जो यह है, इस प्रकार का परीक्षण वस्त्रों की मजबूती को सरलता से जब हम किसी वस्त्र को फाड़ कर देखते हैं ना तो सरलता से उसकी मजबूती कितनी है उसे पहचान सकते हैं। और इसके कुछ टुकड़े लेकर फाड़ कर देखना चाहिए ताकि फाड़ने में अधिक शक्ति लगती है अथवा कम शक्ति लगती है। इससे पता चल जाता है कि तंतु मजबूत है या कमज़ोर है। देखिए, हम कपास की बात करते हैं। जब हम कपास को फाड़ते हैं तो कपास का तंतु लीलन की अपेक्षा शीघ्रता से फट जाता है। लीलन की अपेक्षा जल्दी फटता है तथा फटे किनारे फुज्जीदार टेढ़े मेढ़े होते हैं। फटे हुए किनारों को आप देखेंगे तो ये फुज्जीदार और टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। अब है सिल्क। सिल्क क्या है, रेशम के कपड़े को जब फाड़ा जाता है तो उसमें कर्कश व तीव्र आवाज़ निकलती है तथा सीधे चिकने होते हैं। ऊनी वस्त्र आसानी से नहीं फटते, इन्हें फाड़ने पर भी कर्कश व तीव्र आवाज़ निकलती है। ऊनी वस्त्र को भी आप जब फाड़ने जाएंगे तो बहुत तेज़ और तीव्र आवाज़ निकलती है और रेशम को भी फाड़ने पे तीव्र और कर्कश आवाज़ आती है। ठीक है, जो नेक्स्ट है लीलन है। लीलन का तंतु सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, इसीलिए यह कपड़े आसानी से नहीं फटते। इन्हें फाड़ने के लिए अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। वस्त्र फाटने पर सूती वस्त्रों की तरह तीव्र आवाज़ आती है। इसको भी जब आप फाड़ेंगे तो तीव्र आवाज़ आती है और धागे नुकीले होते हैं। फटे हुए जो धागे होते हैं वो बहुत नुकीले हो जाते हैं। अब रेयॉन क्या है, रेयॉन के वस्त्र भी रेशम के समान फटते,
समय तीव्र तथा कर्कश आवाज़ करते हैं, लेकिन इसके तंतु समान लंबाई में टूटते हैं। जब इसे तोड़ा जाता है तो ये समान लंबाई में टूटते हैं, ठीक है, जब इसे फाड़ा जाता है तो। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे सिलवट परीक्षण की। सिलवट परीक्षण क्या है? इस परीक्षण द्वारा वस्त्रों का सही परीक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तंतुओं को काटा जा सकता है हो, काटा ना जा सकता हो, तो इसका परीक्षण उपयोगी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। यदि वस्त्र को उंगली में कहकर कसकर और सिलवटों को तथा सीमा का पता लग जाता है, इसे उंगली से कसकर आप देखिए किसी कपड़े को अगर आप मोड़ के ऐसे देखें और सिलवट का, तो पता लग जाता है कि कैसा है कपड़ा, ठीक है। देखिए कपास, जो कपास है, कपास को उंगलियों के बीच लंबाई और चौड़ाई की एक करके लपेटा जाए और सूती वस्त्रों पर सिलवटें पड़ जाती हैं। सूती वस्त्र आपको पता है कि अगर बैठ जाएं हम कहीं और उठें तो आप देखेंगे कपड़े पे सिलवटें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। कॉटन के वस्त्र ऐसे होते हैं, उनमें तुरंत सिलवटें पड़ जाती हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि कॉटन है। और इसमें दानेदार सिकुड़न भी पड़ जाती है, अगर आप कहीं मोड़ कर फेंक दिए हैं और फिर उठाएंगे तो उसमें सिकुड़न भी उसी तरह पड़ जाती है। कॉटन का रख रखाव बहुत ही कठिन होता है, लेकिन पहनने में ये उतने ही आरामदायक होते हैं। रेशम क्या है? रेशम का तंतु चमकीलापन लिए विद्यमान रहता है, और अगर इसे खींचा जाए या मड़ोड़ा जाए या मोड़ा जाए तो अपनी पूरी स्थिति में वापस आ जाता है, ठीक है। ये बहुत देर तक नहीं मुड़ता है। इसमें सिलवटें पड़ भी जाए तो उन्हें दबाव कर आसानी से दूर किया जा सकता है। मान लो इसमें सिलवट पड़ भी गई रेशम में, तो उसे ऐसे अगर आप टच करके सही करने की कोशिश करेंगे तो वो हाथ से भी सही हो जाएगा, टिकती नहीं है बहुत देर तक, ठीक। ऊन क्या है? रेशम के समान ऊन भी मुलायम होता है और लचीला होता है। इनमें भी सिकुड़ने का डर नहीं रहता है, सिकुड़ते नहीं हैं। आप देखे होंगे ऊन बहुत कम सिकुड़ता है, अगर पड़ भी गई तो तुरंत ही ठीक हो जाता है। ये भी ठीक है। जो अच्छे किस्म के ऊन होते हैं उनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं बिल्कुल। लीलन, सूती वस्त्रों के समान लीलन पर भी सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं तथा सिलवटें पर्याप्त समय तक कायम रहती हैं। लीलन में सिलवटें पड़ जाती हैं और बहुत देर तक कायम भी रहती हैं। उन्हें भी प्रेस करके हटाना पड़ता है। अब रेयॉन, जो रेयॉन वस्त्रों का इसमें भी आसानी से सिलवटें पड़ती हैं, लेकिन इन्हें हैंगर पर टांग दिया जाए तो सिलवटें स्वयं दूर हो जाती हैं। जैसे रेयॉन पे सिलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन इन्हें आप कहीं सीधे कपड़े को कहीं टांग देंगे तो अपने आप सिलवट इसकी हट जाती है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक टेस्ट यानी स्याही परीक्षण। स्याही परीक्षण क्या है? स्याही द्वारा तंतुओं को केवल सूत तथा लीलन पर ही किया जा सकता है। जो स्याही परीक्षण होता है, इंक टेस्ट, ये सिर्फ सूत और लीलन दो ही रेशों पर किया जाता है, ठीक है। सभी रेशों पर नहीं किया जा सकता। सूती वस्त्रों पर, यदि सूती वस्त्रों पर स्याही की एक बूंद डाली जाए तो इसके तंतु स्याही से धीरे धीरे सोखते हैं तथा धब्बे होते हैं उसके किनारे समान रूप से गोल आकार बन जाता है, और ये बहुत आसामान से दिखाई देता है। आपने कहीं स्याही गिरा कर देखिए सूती वस्त्रों पे कभी, वैसे फैलता है और जो उसके गोल हो जाता है, जो गोल किनारे होते हैं ना वो असमान होते हैं, समान से नहीं होते। लीलन, हम जब बात करते हैं लीलन की तो ये सूत की अपेक्षा स्याही को शीघ्रता से सोख लेता है। ये स्याही को तुरंत सोख लेता है और इसके ऊपर जो धब्बा पड़ता है स्याही का वो समान और स्याही एक समान पड़ता है और दिखता है कि स्याही का धब्बा पड़ा हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है लीलन तथा कपास पहचाने। तो लीलन और कपास को कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक। इसके लिए एक कुंटल परीक्षण किया जाता है। पहली बात तो कपास और लीलन दोनों प्राकृतिक सेलुलोज तंतु हैं। ये दोनों प्राकृतिक हैं और सेलुलोज तंतु हैं दोनों ही, ठीक। और भौतिक परीक्षण आँख व स्पर्श से भी पहचान करना कठिन हो जाता है, तो कुछ विशिष्ट परीक्षण द्वारा ही इन्हें पहचाना जा सकता है। जो कुंटल परीक्षण होता है, कर्ल टेस्ट जो होता है, ये सूत की मजबूती से दबाई जाती है। सूत को मजबूती से दबाई गई 2 उंगलियों के सिरों से खींचा जाए, फिर उंगलियां हटाकर देखा जाए तो सूत का परीक्षण किया जा सकता है। कपास और लीलन में क्या अंतर है? लीलन, इस परीक्षण के पश्चात लीलन का सूत सख्त और सीधा रहता है। जब हम ये परीक्षण करते हैं कर्ल परीक्षण, तो जो लीलन का सूत होता है वो सख्त और सीधा होता है, लेकिन जो कपास का तंतु होता है खिंच जाता है और नर्म और शिथिल हो जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है निस्पिंडन परीक्षण। ये क्या है? इस विधि द्वारा सूत के सिरे गीले अंगूठे और उंगलियों के बीच मोड़ा जाता है और फिर निस्पिंडन परीक्षण दक्षिण की ओर मुड़ता है। वह लीलन वस्त्र होता है, जबकि यह विपरीत दिशा में मुड़ता है तो कपास वस्त्र होता है। जब जहाँ से जिस अंगूठे और उंगलियों के बीच इसे मोड़ा जाता है उसकी दक्षिण की ओर मुड़े तो ये लीलन का वस्त्र होता है, लेकिन अगर उसके विपरीत दिशा में मुड़ रहा है तो ये कपास या
ये कपास का वस्त्र होता है, ठीक है। ये इसकी पहचान है स्पिंडल परीक्षण की। आपने देख लिया जो फाड़कर परीक्षण किया जाता है, लीलन में वस्त्र की अपेक्षा जल्दी नहीं फटते। यदि लीलन के वस्त्रों पर दबाव डाला जाए तो उसके धागे फिसल कर अलग हो जाते हैं, जबकि कपास के धागे फटने में, जब कपास के धागे फटते हैं तो इनकी आवाज़ आती है फटने पे, ठीक है। तेल परीक्षण या ऑयल टेस्ट। तेल परीक्षण, तेल का भी परीक्षण हम करते हैं जब लीलन और कॉटन पे। तो इसमें क्या होता है, सूती व लीलन वस्त्र पे एक एक बूंद तेल का डालकर देखा जाता है। लीलन वस्त्र तेल की बूंद गिराने पर पारदर्शी व चमकीला धब्बा दिखाई देता है, जबकि सूती वस्त्र तेल गिरने पर अपारदर्शक हो जाता है और धुंधला मैला धब्बा दिखाई देता है, ठीक है। लीलन पे गिराएंगे तो चमकीला और वैसा धब्बा दिखाई देता है, लेकिन सूती पे गिराएंगे तो ये अपारदर्शक और धुंधला और मैला सा दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल परीक्षण, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है नमी परीक्षण, मॉइस्चर परीक्षण। इस परीक्षण में वस्त्र पर पानी की बूंद डालकर देखा जाता है उसकी अवशोषकता गति किस प्रकार है। लीलन पे सूती वस्त्र की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से पानी अभिशोषण होता है और परिसज्जा इस परीक्षण से प्रभावित करती है। हमने आपको पहले भी बताया था। इंक परीक्षण आपने देखा है सूती वस्त्रों पर और लीलन पे। जो लीलन है उस पर वस्त्र और स्याही की एक बूंद डाली जाए तो गोलाई के समान फैलती है, जबकि सूती पे डाली जाए तो अनियमित तरीके से फैलती है, ठीक है। ये हमने शॉर्टकट में आपको एक बता दिया है कि क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल नहीं पढ़ना है पढ़ना, लेकिन आप याद रखिएगा सभी परीक्षणों में कॉटन, लीलन, रेशम, नायलॉन, यहाँ तक तो आपको याद ही रखना है, ठीक। जो नेक्स्ट है वो तकनीकी परीक्षण यानी टेक्निकल परीक्षण। देख लेते हैं अभी कितना है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निकल परीक्षण यानी तकनीकी परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। जिन स्थानों में प्रयोगशाला की सुविधा हो वहाँ तकनीकी परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत विश्वसनीय होता है, ठीक है। और तकनीकी अनुभव एवं कौशल की आवश्यकता होती है। साथ ही रासायनिक परीक्षण करने हेतु कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है और जानने में साथ संभाल कर आवश्यकता होती है। तकनीकी परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक सूक्ष्मदर्शी परीक्षण और दूसरा जो है तकनीकी परीक्षण दो प्रकार से होता है। जो पहला है वो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ये पहले देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ये परीक्षण एक विश्वसनीय परीक्षण है, एक माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, ठीक है। और सूती यंत्र में यह परीक्षण विश्वसनीय होता है, पहचानने में अच्छा होता है। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण द्वारा तंतु के अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट को परीक्षण किया जाता है। मुख्यतः इसका अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट का परीक्षण किया जाता है, ठीक। कपास का जो अनुदैर्ध्य काट होता है वो अनुप्रस्थ काट किडनी के समान, ठीक, किडनी या कान के आकार के समान होता है। कॉटन का, ऊन का जो होता है ये अंडाकार गोला एक दूसरे से सल के अलग होती है और तीन परतें होती है, क्यूटिकल, कार्टेक्स और मेड्यूला। तीनों परतों में आपको पता है ऊन की तीन परतें हैं। तीनों परतों में जब हम ऊन पढ़ाएंगे तो इसकी डिटेल व्याख्या करेंगे। ये तीनों अपने तीनों सल के इसकी दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है रेशम। रेशम क्या होता है, त्रिभुजाकार गोले के आकार का और भिंडी के आकार का दिखता है। त्रिभुजाकार गोल किनारे होते हैं इसके और ये भिंडी के आकार की दिखाई देती है। जब भिंडी को काट के आप देखेंगे ना कैसे गोल गोल से दिखाई देती है, उसी तरह ये दिखाई देता है बिल्कुल। जैसे हम वो बना देते हैं षटकोण नहीं बनाते, भिंडी कैसी दिखाई देती है, ऐसी ही तो दिखाई देती है। बन भी नहीं रहा सही से। देखिए भिंडी जो है, भिंडी की संरचना कैसी होती है, ऐसे नहीं दिखाई देती भिंडी। जब हम भिंडी को काट के देखते हैं तो ये ऐसे ही दिखाई देते हैं, ठीक, ऐसे ही दिखाई देते हैं। इनके जो है बीच में ऐसा छोटा सा होता है और ऐसे ही दिखाई देते हैं। जो रेयॉन होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार दानेदार के समान होता है, ठीक। लीलन और फ्लैक्स जो होता है ये षटकोणी होता है। षटकोणी कैसे, ऐसे हम बनाते हैं ना षटकोणी, जो षटकोण बनाते हैं हम उस तरह से, ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जिनमें छः लाइनें होती, ठीक है। षटकोण के आकार का होता है और या तो बहुआकार बहुसतही होता है, ठीक। जो लीलन है फ्लैक्स होता है। नायलॉन और डिक्रॉन होता है ये वृत्ताकार डायामीटर के समान होता है, वृत्त डायामीटर के समान होता है। अर्नाल जो होता है कुत्ते की हड्डी के समान दिखाई देता है, ठीक है। जो अगला है रासायनिक परीक्षण है। दो परीक्षण हमने आपको बताए थे,
इसमें तकनीक परीक्षण में एक रासायनिक परीक्षण और एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी यानी एक केमिकल परीक्षण और एक माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। तो जो केमिकल परीक्षण है इसमें भी 2 प्रकार का परीक्षण किया जाता है, एक धब्बा विधि, एक घोलक विधि। ठीक, सॉल्वेंट विधि और स्टाइन विधि 2 प्रकार के होते हैं ये। जो धब्बा विधि होते हैं इसमें क्या होता है, अटलांटिक रासायनिक निगम, ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, एक धब्बा विधि तंतुओं की पहचान हेतु विकसित की गई थी। ये जो विधि है ये एक रासायनिक निगम विधि है, ये धब्बा के पहचान के लिए ही किया गया था। इसका जो नाम रखा गया था डबल बैरल फाइबर आइडेंटिफिकेशन, याद रखिएगा, ठीक है, डबल बैरल फाइबर आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, DBEI। प्रत्येक प्रचलित तंतु में यदि किसी रसायन द्वारा बूंद या धब्बा डाला जाता है तो उसकी स्वयं विशिष्ट 2 रंगों की प्रक्रिया होती है। तंतु को तनु एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में यदि प्रक्रिया कराई जाए तो वह विशिष्ट रंग में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, इस विधि द्वारा एसीटेट तंतु, जब इस विधि के प्रयोग से एसीटेट तंतु का क्या जाता है तो एसिटिक एसिड के हल्के हरे रंग में बदल जाता है, कार्बोनेट ऑफ सोडा नारंगी रंग में बदल जाता है। जो कार्बोनेट ऑफ सोडा होता है ये नारंगी रंग में बदल जाता है। और नायलॉन का जब हम इस विधि से परीक्षण करते हैं तो तंतु अम्ल में बैगी रंग में बदल जाता है। ठीक है, बैंगनी या थोड़ा सा खाकी रंग कहते हैं उसको, बदल जाता है, जबकि क्षार का लाल रंग में बदल जाता है। जब क्षार होता है जो वो लाल रंग में बदल जाता है। ठीक, जो घोलक परीक्षण है, घोलक परीक्षण तंतु की पहचान हेतु घोलक परीक्षण कठिन होता है। ये जो घोलक परीक्षण ये थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, आसानी से नहीं किया जा सकता। तंतु रासायनिक रूप से समान होते हैं, कई वस्त्रों में अनेक तंतु मिश्रित होते हैं। यद्यपि घोलक विधि से परीक्षण तब अति प्रभावशाली होता है जब उसे क्रॉस चेकिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। मान लो हम क्रॉस चेकिंग के लिए उपयोग में ला रहे हैं तब ये अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, घोलक विधि। कुछ तंतुओं की पहचान हेतु रासायनिक परीक्षण इस प्रकार किया जाता है। जो प्राणी तंतु की जब पहचान की जाती है तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल फाइबर, ऊनी और रेशम तंतु को अलग अलग किया जाता है। ये दोनों आपको पता है प्राणी तंतु, इन्हें अलग अलग करके 5% क्षार के घोल बनाकर उसमें परीक्षण किया जाता है। ठीक, वस्त्र का नमूना डालना चाहिए। 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच मतलब आधा चम्मच क्षार, इस रसायन में जिसे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक नमूना डुबोने से पहले घोल को उबाल लिया जाए। इसमें ऊन या रेशम तंतु पूरी तरह घुल जाएगा। जब हम इस प्रक्रिया से करते हैं तो इसमें ऊन और रेशम का तंतु, जो प्राणिज तंतु होते हैं, ये पूरी तरह घुल जाएंगे, तो मिक्स हो जाएंगे उसमें। ठीक है, और अगर वनस्पति तंतु के पहचान के लिए किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स फाइबर्स, तो तनु अम्ल में वनस्पति तंतु को नष्ट कर देता है। जो तनु अम्ल होता है वनस्पति तंतु को नष्ट कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में 2% घोल द्वारा वनस्पति तंतु को प्राणिज तंतु से पृथक किया जाता है। घोल की कुछ बूंदें वस्त्र पर नमूने पर डालना चाहिए और फिर इसे बाल्टिक पेपर में के बीच रखना चाहिए और गर्म प्रेस से इस्त्री करना चाहिए। यदि धब्बे वाला क्षेत्र झुलस जाता है तो इसका अर्थ है कि वस्त्र सूती या लीलन या रेयॉन है। आप पता लगा सकते हैं, अगर इस प्रकार आप करेंगे और प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वस्त्र सूती है, लीलन है या रेयॉन है। थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, सूत ये बहुत कम किया जाते हैं। ये जो परीक्षण होते हैं घोलक परीक्षण, ये बहुत कम किए जाते हैं, बहुत ही रेयरली स्थिति में किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी नहीं होते। सूत एवं लीलन की पहचान, सर्वप्रथम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉटन एंड लीलन। सर्वप्रथम सूत और लीलन के जो वस्त्र हैं सभी सतही परिसज्जा को निकालने हेतु 0.5 मतलब हमने जो सतह पर उसकी परिसज्जा की है उसे निकालने के लिए 0.5% टन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, तनु का जो अम्ल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में कुछ मिनटों के लिए नमूनों को उबाल देना चाहिए उसमें। ठीक है, सूत एवं लीलन के नमूनों को 1% फुक्सिन और अल्कोहल के घोल में डालने से दोनों का रंग गुलाब के समान लाल रंग का हो जाता है और इन नमूनों को धोकर फिर से अमोनिया में डुबोने से लीलन का जो लाल रंग बना रहता है, लेकिन जो सूत का लाल रंग होता है वो हट जाता है। ठीक, कॉटन का जो लाल रंग होता है वो हट जाता है। रेशम और ऊन को जब इस विधि द्वारा हम करते हैं तो क्या होता है, कोई तंतु ऊन या कोई तंतु लीलन पीले रंग में परिवर्तित, कुछ जो होते हैं रेशम जो होते हैं वो कुछ अलग और जो ऊन होता है वो कुछ अलग, पीले थोड़े से लीलन जो है पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है लीलन के रंग में। ठीक है,
हल्का सा पीला रंग में पड़े, और जबकि ऊनी जो तंतु होता है वो फूल जाता है। जो रेशम होता है वो हल्का सा पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो ऊन होता है ना वो फूल जाता है। ठीक है। रेयॉन और एसीटेट। रेयॉन और एसीटेट का, जब इसका प्रयोग रेयॉन और एसीटेट पे किया जाता है तो एक गहरा नीले और रंग का हो जाता है, जबकि इसका रंग पीला एसीटेट की पहचान का हो जाता है। यदि नमूने को 50% एसीटिक एसिड में घोल दिया जाए तो ये पूरी तरह घुल जाता है। रेयॉन का रेशा जो पूरी तरह घुल जाता है, जबकि जो रेयॉन है, जो एसीटेट रेशा है वो पूरी तरह धुल जाएगा, लेकिन जो रेयॉन है वो अप्रभावित रहता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। ठीक है। रेयॉन अप्रभावित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है नायलॉन की पहचान। यदि किसी वस्त्र तंतु में नायलॉन के घुलता है, यदि किसी सूत्र या वस्त्र में नायलॉन के साथ ऊन है तो उसके नमूने को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डुबोना चाहिए। नायलॉन इसमें अघुलनशील रहता है। ठीक, नायलॉन नहीं घुलता है इसमें। जो पॉलिस्टर है इसमें नायलॉन नहीं घुलता है। ठीक, नहीं घुलता है। जो पॉलिस्टर की है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिस्टर। एसीटेट और नायलॉन की समान पॉलिस्टर गर्म मेटाक्रिस्टॉल में घुलनशील है, यद्यपि यह एसीटेट के समान एसीटोन में घुलनशील नहीं है। उसी प्रकार नायलॉन के समान सांद्र फार्मिक एसिड में घुलनशील नहीं है। ये भी सांद्र और फार्मिक एसिड में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है। और जो मेटाक्रिस्टॉल है इसमें घुलनशील है। मेटाक्रिस्टॉल में पूरी तरह घुल जाता है, लेकिन सांद्र और फार्मिक अम्ल में नहीं घुलता। ओके। जो एक्रिलिक है, अगर इसकी आप पहचान करेंगे तो क्या होता है, एक्रिलिक तंतु अमोनिया थियोसाइनाइट। अमोनिया थियोसाइनाइट में जब इसको घोलेंगे आप तो 70% तक घुल जाता है। ठीक है। 266 फ़ारेनहाइट से 130 पे उबालने पर ये घुल जाते हैं, जबकि तंतु इसका जो होता है वो नहीं घुलता है। इस परीक्षण का उपयोग एक्रिलिक की पहचान हेतु ही किया जाता है। सिर्फ एक्रिलिक पहचानने के लिए ही इस तंतु का परीक्षण किया जाता है। देखिए, हमने आपको इतना बताया। इसमें अगर इम्पॉर्टेंट है तो आपको कॉटन रेशम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। रेयॉन भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी सभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप देख लेंगे, आप जानते रहेंगे तो क्या दिक्कत है। दिन पे दिन आपको पता है कि चीज़ें क्रिटिकल होती जा रही हैं। जो नेक्स्ट है वो है घुलनशीलता परीक्षण, जो हमने इतनी देर से बात की। जितने भी ये अमोनिया थियोसाइनाइड, मेटाक्रिस्टॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल जो घोलक केमिकल हैं, इनकी हम जो रासायनिक हमारे पास केमिकल है उनकी बात करें। घुलनशीलता परीक्षण ये होता है। ये देखिए घोलक है ये। ठीक है। और जो तंतु घुलते हैं वो उनका है। एसीटेट एसिड ग्लेशियर 75% फ़ारेनहाइट पे एसीटेट, ये जो एसीटेट है और ट्राई एसीटेट है, ये दोनों ही घुल जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से। इसे 5 मिनट के घोलक में हिलाकर और डुबाकर देखना चाहिए। इस घोलक का प्रयोग सावधानीपूर्वक और दस्ताने से, एप्रीन से या फिर काला चश्मा पहन के पूरा कवर करके तब करना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये खतरनाक केमिकल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 20% सांद्र, 1.09% घनत्व पर 75% फ़ारेनहाइट पर नायलॉन घुल जाता है। ठीक। जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, ये क्या होता है, रेशम और ऊन। रेशम 75 डिग्री हाइड्रोक्लोरिक पर एसिड पर घुल जाता है। 75% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलने लगता है। ठीक। जो ये है जाइलिन मेटा 282 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ओलेपिन और सरन, जो ओलेपिन और सरन रेशा, ये घुल जाता है। ठीक है, इस घोलक में। जो जाइलिन और मेटा 282 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। और अमोनिया थियोसाइनाइट 70% सांद्र पे और 266 फ़ारेनहाइट पे उबाला जाता है। फिर एक्रिलिक, सिर्फ एक्रिलिक इससे घुलता है। ब्यूटीरो लैक्टोन, ये 70% मॉन्ड एक्रिलिक एसीटेट, ये तीनों घुलते हैं इससे। ठीक, मॉन्ड एक्रिलिक और एसीटेट। जो डायमिथाइल फार्मेडाइड है वो स्पेंडेक्स, मैड एक्रिलिक एसीटेट, इन सभी में घुल जाता है। ठीक। जो सल्फ्यूरिक एसिड है 75% सांद्र में और 1.075 घनत्व, 75 फ़ारेनहाइट पे कपास, लीलन, रेयॉन, नायलॉन, एसीटेट, ये सभी घुलते हैं। ठीक। और क्रिस्टॉल जो है, क्रिस्टॉल मेटाक्रिस्टॉल हमने बात की थी, 200 फ़ारेनहाइट पे पॉलिस्टर, नायलॉन और एसीटेट को घोल देता है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को ईजिली देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।